नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो खामोशी से लेकिन बेहद तेजी से हमारे देश की पूरी नींव को बदल रहा है। आज का हमारा विषय है इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ई गवर्नेंस रेवोल्यूशन, यानी भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और ई गवर्नेंस क्रांति। अगर एक शांत और गंभीर नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ कुछ नई तकनीकियों के बारे में नहीं है, ये 1 अरब से अधिक लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से नया आकार देने के बारे में है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए इस दृश्य की कल्पना कीजिए। बाहरी दुनिया के शोर शराबे से बिल्कुल दूर भारत का एक शांत दूर दराज का गांव। इन्हीं खेतों के बीच एक किसान खड़ा है जिसके हाथों पर बरसों की कड़ी मेहनत के निशान साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन आज उन हाथों में कोई पारंपरिक औजार नहीं, बल्कि एक चमकता हुआ टैबलेट है। खेतों की उस प्राकृतिक शांति के बीच अचानक स्मार्टफोन की एक पिंग की आवाज गूंजती है। ये कोई आम मैसेज नहीं है, बल्कि महज कुछ ही घंटों में मंजूर हुए एक पेपरलेस डिजिटल लोन की सूचना है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि ये अचानक खबरों में क्यों है। अगर बिल्कुल सटीक बात करें तो 23 सितंबर 2025 को ठीक शाम 6:53 पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में विशाखापत्तनम घोषणा पत्र को अपनाए जाने की पुष्टि की गई। ये घोषणा पत्र असल में भारत के डिजिटल भविष्य का एक बेहद महत्वपूर्ण रोडमैप है। और अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके तथ्य आपके लिए सीधे तौर पर बहुत काम के हैं। डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर है क्या? सरल शब्दों में ये एक बीच की तकनीकी परत है जो भौतिक नेटवर्क को हमारे और आपके फोन के एप्लीकेशन से जोड़ती है। सोचिए, ये एक ऐसा पुल है जो सरकारी सेवाओं को बिना किसी बिचौलिए के सीधे नागरिकों तक पहुंचाता है। ये अप्रोच शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे सरकार अब अलग अलग टुकड़ों में नहीं बल्कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रही है। इंडिया स्टैक के मुख्य स्तंभों के इन चौंकाने वाले आंकड़ों को देखिए। आधार, जिसमें 1.389 बिलियन से अधिक नामांकन हो चुके हैं। ई साइन और ई केवाईसी, जहां रोजाना लगभग 10 मिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। और यूपीआई, जिसने अप्रैल 2024 में 13 बिलियन लेनदेन का विशाल आंकड़ा छू लिया था। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही अहम एक्रोनिम है डीईपीए, यानी डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। ये यूजर्स की सहमति पर आधारित डेटा शेयरिंग का एक क्रांतिकारी ढांचा है, यानी हमारा कृषि क्षेत्र। और यहीं पर एग्री स्टैक एक असली गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। नीले आसमान के नीचे मीलों तक फैले ये हरे भरे खेत भारतीय कृषि की विशालता को दर्शाते हैं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े और बिखरे हुए असंगठित क्षेत्र को एक सिंगल सिस्टम में कैसे पिरोया जाए। यही काम आता है यूएफएसआई, यानी यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस। इसका काम है फसल की जानकारी, जमीन का मालिकाना हक, मौसम का पूर्वानुमान और बाजार के भाव, इन सभी अहम डेटा स्ट्रीम्स को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना। कोई भी बड़ी नीति रातों रात कागज से हकीकत में नहीं बदलती। ये टाइमलाइन इसी क्रमिक विकास को दिखाती है। साल 2020 में एग्री स्टैक की सिर्फ एक अवधारणा बनी थी। 2021 में आइडिया कंसल्टिंग पेपर जारी हुआ। 2022 आते आते इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए। फिर 2023 में आधिकारिक तौर पर इसके निर्माण की घोषणा हुई और आखिरकार 2024 में इसे लागू करने का ऐलान कर दिया गया। इसे ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से समझते हैं। एक समय था जब किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी लोन के लिए एक आम किसान को हफ्तों तक बैंकों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब डिजिटल केसीसी पायलट प्रोजेक्ट ने पूरी कहानी बदल दी है। अब होता क्या है, किसान ऑनलाइन आवेदन करता है, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के जरिए तुरंत जमीन के रिकॉर्ड वेरीफाई होते हैं। वो अब कुछ ही घंटों में एक पेपरलेस लोन बनकर सीधे खाते में आ जाता है। ये लाल फीताशाही पर एक सीधा प्रहार है। और देखते हैं कि असली भारत यानी हमारी पंचायतों और शहरी निकायों में ये डिजिटल जादू कैसे काम कर रहा है। ये कहानी आपको जरूर सुननी चाहिए। महाराष्ट्र के धुले जिले की एक ग्राम पंचायत है रोहिणी। ये 100% आदिवासी आबादी वाला गांव है और हैरानी की बात यह है कि 9 जून 2025 को इस पंचायत ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025 में सीधे गोल्ड अवार्ड जीत लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 956 डिजिटल सेवाओं को अपने यहाँ सफलतापूर्वक लागू कर दिखाया। पूरे भारत से आए 1.5 लाख से ज्यादा आवेदनों को पछाड़कर एक आदिवासी गांव का ये मुकाम हासिल करना, ये साबित करता है कि तकनीक ही समाज में सही मायने में समानता लाने वाला अल्टीमेट इक्वलाइजर है। अब जरा शहरों का हाल देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को बेंगलुरु के बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने फेसलेस ई खाता सिस्टम लागू किया। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था? फाइलें मैनुअली बांटी जाती थीं, बिचौलियों का बोलबाला था और काम में महीनों की देरी होती थी।
नए सिस्टम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट FIFO और रैंडम राउंड रॉबिन तरीके से फाइलें अपने आप अधिकारियों तक पहुंचती हैं और उन्हें 3 दिन के भीतर फैसला देना ही होता है। कि ये डिजिटल क्रांति अब हमारे हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आसमान से निगरानी कर रही है। इस दस्तावेजी सबूत को देखिए। ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का 1 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया आधिकारिक नीति परिपत्र है। आखिर इस आदेश में है क्या? इसके तहत हर चालू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हर महीने हाई रेजोल्यूशन ड्रोन इमेजरी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस डेटा को खंगाला जाता है। AI ये पता लगाता है कि सड़क सुरक्षा के नियम माने जा रहे हैं या नहीं, काम कितना आगे बढ़ा और कहीं कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण तो नहीं है। चलिए उन पर भी एक निष्पक्ष नजर डालते हैं। डीजी यात्रा का नाम आपने जरूर सुना होगा। हवाई अड्डों पर बिना लाइन में लगे कॉन्टैक्टलेस एंट्री के लिए ये फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी यानी चेहरे की पहचान का इस्तेमाल करती है। अब 2 जुलाई 2024 को आई एक प्राइवेसी रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम बात सामने आई। रिपोर्ट निष्पक्ष रूप से ये मानती है कि एयरपोर्ट के लोकल सिस्टम से यात्रियों के फेशियल बायोमेट्रिक्स 24 घंटे के बाद डिलीट कर दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही रिपोर्ट एक बहुत बड़ी ज़रूरत की ओर इशारा करती है कि इतने बड़े स्तर पर डेटा के इस्तेमाल के लिए एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा और स्पष्ट सहमति तंत्र होना ही चाहिए। और इसी बात से हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और ज़रूरी सवाल खड़ा हो जाता है। अगर कल को डिजी यात्रा जैसी प्रणालियां अनिवार्य कर दी जाती हैं, तो वे तकनीकी स्पीड और KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में स्थापित निजता के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? क्या तेज और सुचारू गवर्नेंस की कीमत हमारे बुनियादी नागरिक अधिकारों से चुकाई जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। तो आज की इस अहम चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बदलावों पर अपनी नजर बनाए रखिए और लगातार सीखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।